Hello my dear friends, you're welcome to Study with Sarab. This is Sarabpreet Kaur and today we are going to talk about summary completion in reading passage. जब भी हमें रीडिंग पैसेज में आइल्स में समरी कंप्लीशन आती है तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या वो एक पैसेज में हो सकती है या वो अलग अलग पैराज में मिलेगी। उसको देखने का ईजीएस्ट तरीका ये है कि जब भी हम समरी पढ़ते हैं अगर उसका फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस आपस में किसी तरीके से लिंक्ड हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली वो एक ही पैराग्राफ में से होगी। ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड, अगर फिफ्थ और सिक्स्थ में, ऐसे मतलब दो पैराग्राफ्स में हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, पर उनकी लोकेशन नज़दीक नज़दीक होगी। और वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ दैट देयर इज़ एन इंक्रीज इन डैश, increase in dash, because of that there is a lot of dash which has detrimental impacts on dash. There is increase in population, dash की जगह population, जिसकी वजह से क्या चीज़ हो रही है? Environmental pollutions. वो मैंने ऐसे ही लिंक कर दिया, मतलब हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है और जिसकी वजह से इम्पेक्ट हैं किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर। ये तीनों लाइंस आपस में लिंक्ड थी तो ये प्रॉबिलिटी है कि ये एक ही पैराग्राफ्स में होंगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक है, उसके समरी कंप्लीशन में होता क्या है कि सारे सेंटेंसेस एक साथ लिखे होते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ बना के लिखा होता है, तो उसमें हमें ध्यान से पढ़ना होता है कि फर्स्ट सेंटेंस के बाद जो फुल स्टॉप आ रहा है और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस शुरू हो रहा है सेकंड ब्लैंक के लिए, क्या उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है? आपको पढ़ते सार पता चल जाएगा। अगर उनमें कोई लिंक है तो वो एक या दो पैराग्राफ्स में आपस में नज़दीक नज़दीक मिलेंगे। अगर दोनों में लिंक नहीं है तो डेफिनेटली दे वुड बी इन डिफरेंट पैराज। उनके लिए आपको हो सकता है एक फर्स्ट में मिले, एक फिफ्थ पैराग्राफ में, एक थर्ड में मिले, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सो लेट्स स्टार्ट। हम समरी कंप्लीशन देखते हैं कि किस तरीके से हमने करना है, लेकिन उसके साथ साथ दो चीज़ों का हमने और ध्यान रखना है कि हमने जब भी कोई आंसर चूज़ करना है, चूज़ करने से पहले जो सेंटेंस है उसको फुली ट्रांसलेट करना है अपनी मदर टंग में। ट्रांसलेशन के बाद जो हम वर्ड चूज़ करेंगे उसकी थोड़ी सी प्रेडिक्शन लेनी है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, व्हाट वुड बी। और जब हम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमें अगर एक आंसर सीधा दिख रहा है, जब आप श्योर हो तब भी उसको ब्लैंक में फिल करने के बाद ग्रामेटिकली चेक ज़रूर करना है दैट वेदर इट फिट्स और नॉट। समटाइम हम श्योर होते हैं पर वो आंसर रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता, उसकी फॉर्म चेंज करनी होती है या कुछ भी। सो 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही पैरा में है, ये अलग अलग पैराज में है, लिंक चेक करना है। सेकेंड, हमने उनको ट्रांसलेट करना है। थर्डली, जब हम उन्हें फिल करेंगे वी शुड चेक वेदर दे ग्रामेटिकली राइट और रॉन्ग। तो लेट्स स्टार्ट। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू समरी कंप्लीशन। और समरी कंप्लीशन में सबसे इजी बात ये रहती है कि हमें ज़्यादातर चीज़ दे रखी होती है, ज़्यादातर सेंटेंस दिया हुआ होता है, हमें सिर्फ उसमें से कुछ पार्ट ढूंढना होता है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। क्वेश्चन हमारे पास पैसेज है द सीड हंटर्स एंड वी हैव सम क्वेश्चंस 1 to 5। तो सम पीपल कलेक्ट सीड्स, कुछ लोग सीड्स कलेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस, एक मकसद के लिए, ऑफ प्रोटेक्टिंग। मकसद क्या होगा? प्रोटेक्ट करना है सर्टन स्पीशीज़ को, कुछ प्रजातियों को, फ्रॉम डैश, किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, बचाना है कुछ प्रजातियों को, इसीलिए कुछ लोग उससे सीड्स को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सेमीकोलन के बाद लिखा है अदर कलेक्ट सीड्स फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस डैश। और बाकी के लोग किस चीज़ के लिए सीड कलेक्ट करते हैं? फॉर देयर एबिलिटी, क्योंकि उनकी एबिलिटी होती है, सीड्स की जो है एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस डैश, वो कुछ प्रोड्यूस करेंगे। तो ये दो देखते हैं कि कहाँ पे मौजूद है। स्टार्टिंग में सम सीक सीड्स फॉर प्रॉफिट, कुछ लोग प्रॉफिट के लिए। हंटर्स इन द एम्प्लॉय ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फर्म्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड प्राइवेट कॉरपोरेशंस ऑन द लुकआउट फॉर स्पीशीज दैट विल यील्ड। देखिए वहाँ पे था प्रोड्यूस, यहाँ पे मैंने दो एक साथ इसीलिए पढ़े थे बिकॉज यहाँ पे सेमीकोलन है तो प्रॉबेबली ये नज़दीक हो सकते थे, तो इसीलिए आई रेड 2 स्टेटमेंट्स फॉर 2 ब्लैंक्स एट सेम टाइम। तो प्रोड्यूस किया, वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, स्पीशीज दैट विल यील्ड द ड्रग्स और
crops, तो आंसर क्या आएगा? drugs or crops. ओके, सो आंसर वुड बी नो मोर देन 3 वर्ड्स है, ड्रग्स और क्रोप्स है, हम द नहीं ले सकते क्योंकि 4 वर्ड्स हो जाएंगे। सो सेकेंड का आंसर हमें पहले मिल गया। यहाँ पे लगे रखा है अदर कलेक्ट, अदर मतलब दूसरे, तो देखिए इन्होंने थोड़ी चालाकी की है कि जो अदर पैराग्राफ में जो फर्स्ट वाली चीज़ है वो सेकेंड नंबर पे दे दी, सेकेंड ब्लैंक में, और जो पैराग्राफ में सेकेंड है वो इन्होंने ब्लैंक्स में फर्स्ट दे दी। तो ये इसीलिए मैंने 2 रीड किए थे बिकॉज ऑफ सेमीकॉलन। मुझे थोड़ा हिंट यहाँ से था कि दोनों एक साथ होंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि दोनों उल्टे ऑपोजिट पोजीशन पे होंगे। अदर कलेक्ट टू कंजर्व, कंजर्व का मतलब होता है बचाना, तो यहाँ पे कंजर्व की जगह इन्होंने प्रोटेक्टिंग यूज़ किया है, तो लोकेशन सही है। वर्किंग टू हॉल्ट द सैड स्लाइड इनटू एक्सटेंशन, कहता वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हॉल्ट, हॉल्ट मतलब रोक सके, सैड स्लाइड, सैड स्लाइड का मतलब है जो बुरी तरह से वो खिसकते जा रहे हैं, किस में? इनटू एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन में जाते जा रहे हैं कुछ स्पीशीज, फेसिंग सो मेनी प्लांट स्पीशीज। कौन लोग एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं? प्लांट स्पीशीज। तो यहाँ पे वो बचा रहा है उनको उनकी सैड स्लाइड इनटू एक्सटिंक्शन से, वो धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं एक्सटिंक्शन की तरफ, और वो उन्हें कंजर्व करना चाहता है। तो आंसर क्या आएगा? प्रोटेक्टिंग सर्टन स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन इज करेक्ट हेयर ग्रामेटिकली, हम ग्रामेटिकली भी साथ के साथ चेक करेंगे। फर्स्ट में एक्सटिंक्शन, सेकंड में है ड्रग्स और क्रोप्स। सी थर्ड, दे आर कॉल्ड सीड हंटर्स, उनको सीड हंटर्स कहा जाता है। ओके, द डैश ऑफ देम इंक्लूडेड बोथ गार्डनर्स एंड बोटैनिस्ट, कहता कोई चीज़ इंक्लूड करती है उन दोनों को, बोटैनिस्ट को और गार्डनर्स को, किसी चीज़ में ये दोनों इंक्लूड होते हैं। द डैश ऑफ देम इंक्लूड बोथ गार्डनर्स एंड बोटैनिस्ट सच एज डैश, सच एज के बाद कुछ, सच एज मतलब एग्जाम्पल है, हु मतलब किसी पर्सन की एग्जाम्पल है क्योंकि उसके बाद कॉमा दे रखा है, कॉमा, हु फाइनेंशियली सपोर्टेड कलेक्टर्स आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, जो इंसान खुद अपनी पॉकेट से कलेक्टर्स को हेल्प करता था। तो ये बोटैनिस्ट या गार्डनिस्ट की एग्जाम्पल होगी, उसके आसपास ही हमें फोर्थ मिलेगा। तो यहाँ लिख रहा है अमंग द पायनियर्स ऑफ दिस बोटैनिकल ट्रेजर हंट वाज दिस an English royal gardener who brought back plants and seeds from his journey abroad in early this, later the English botanist। कहता यहाँ पे आपने देख लिया स्टेटमेंट में जब हमने पढ़ा था गार्डनर्स एंड बोटैनिस्ट था, किसी में इंक्लूड होते हैं, वो किस में इंक्लूड होते हैं? अमंग द पायनियर्स, पायनियर्स में, पायनियर्स का मतलब है जो किसी चीज़ को शुरू करते हैं, स्टार्टर्स जो स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को। अमंग द पायनियर्स ऑफ दिस बोटैनिकल ट्रेजर वाज दिस, कहता पायनियर्स में एक इंसान कौन है? इंग्लिश रॉयल, ये गार्डनर है, उसके बारे में बता दिया यहाँ तक। लेटर इंग्लिश बोटैनिस्ट, उसके बाद बोटैनिस्ट। तो ये देखिए गार्डनर और बोटैनिस्ट की इन्होंने बाय एग्जाम्पल बता दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों को सिर्फ गार्डनर्स और बोटैनिस्ट करके लिख दिया। तो आंसर क्या आएगा? द डैश ऑफ देम इंक्लूडेड अमंग द पायनियर्स, द है ना, द डैश ऑफ, द पायनियर्स ऑफ। तो थोड़ा थोड़ा हमें प्रेपोजिशंस भी हेल्प कर देती हैं। पायनियर्स इज द थर्ड आंसर, द पायनियर्स ऑफ देम इंक्लूडेड बोथ गार्डनर्स एंड बोटैनिस्ट। अब कौन फाइनेंशियली हेल्प करता था वो देखेंगे, या तो 2 इंसानों का नाम है जॉन ट्रेडस्केंट और दूसरा है सर जोसेफ बैंक्स, ठीक है, दोनों में से कौन पैसे देता था वो देखते हैं। ये तो जर्नी से लेके आता था, एंड जोसेफ कहाँ लिख रहे हैं? जोसेफ बैंक्स हु वाज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ रॉयल बोटैनिक गार्डन्स HQ एंड ट्रेवल्ड विद कैप्टन जेम्स कुक ऑन हिज वॉयेजेस near the end of 18th century, was so driven to expand his collections that he sent botanists around the world at his own expense। ये own expense अब किसके लिए यूज़ किया है? कैप्टन कुक के लिए यूज़ किया है या जोसेफ बैंक्स के लिए यूज़ किया है? वी शुड चेक दैट। लिख रहे हैं सर जोसेफ बैंक्स हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर, जो कि पहले डायरेक्टर थे किसके? बोटैनिक गार्डन्स के, कहाँ पे? क्यू में, और जो ट्रेवल करते थे कैप्टन कुक के साथ उनकी जर्नी पे, उनके जो एक्सपेडिशंस होते थे नियर द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ये उन्होंने कुक के बारे में लिख दिया। वॉज सो ड्रिवन, अब ये वॉज किसके लिए लिख रहे हैं? सर जोसेफ बैंक्स के लिए। वॉज सो ड्रिवन टू एक्सपैंड हिज कलेक्शन, वो इतने
ड्रिवन थे कलेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए कि बोटेनिस्ट्स को अपने एक्सपेंसेस पे भेज देते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सर जोसेफ बैंक्स, सच एज जोसेफ बैंक्स। सो फोर्थ का आंसर है, मिल गया हमें। फिफ्थ, द सीड्स कलेक्टेड आर यूजुअली स्टोर्ड इन सीड बैंक्स, वन ऑफ विच इज द फेमस। कहते जो सीड्स हैं कलेक्ट किए जाते थे उनको स्टोर किया जाता था सीड बैंक्स में, ओके, कॉमा, वन ऑफ विच इज फेमस मिलेनियम सीड बैंक। कहते उनमें से एक बहुत फेमस थी जिसमें जो मिलेनियम सीड बैंक थी, या तो उसका नाम होगा मिलेनियम सीड बैंक, लेकिन अगर नाम होता तो एम कैपिटल होता। अब नाम नहीं है तो इसका मतलब उसमें लाखों सीड्स थे। मेरी सेंस यही कहती है कि उस बैंक में लाखों के लाखों सीड्स थे। वेयर सीड्स आर ऑल स्टोर्ड इन, जहाँ पे सीड्स को स्टोर किया जाता था इन दी डैश एट अ लो टेम्परेचर। कहाँ पे स्टोर किया जाता था, लो टेम्परेचर पे, किसी जगह पे, मतलब इन दो समथिंग है। द ग्रुप्स हेडक्वार्टर्स आर इन अ मॉडर्न ग्लास एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर on a 200 hectare estate at Wakehurst Place in the West Sussex countryside within its, ये देखिए ऑब्वियसली ये उसका नाम ही दे रहे हैं जहाँ पे उनको स्टोर किया जाता था। स्ट्रक्चर्स ऑन अ 200 हेक्टेयर एस्टेट, एस्टेट मतलब वो पूरा फार्म जहाँ पे पूरी जगह, जिस जगह पे उसको स्टोर करते थे। प्लेस कहाँ पे है, वेस्ट सॉसेक्स में, कंट्री साइड में। विद इन इट्स अंडरग्राउंड वॉल्स आर 260 मिलियन ड्राइड सीड्स। यहाँ पे लिखा है मिलेनियम सीड बैंक और वहाँ पे नंबर दे दिया 260 मिलियन, ठीक है। तो क्लियर है 260 मिलियन सीड्स है फ्रॉम 122 कंट्रीज, ऑल स्टोर्ड एट, सभी को स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे था ऑल स्टोर्ड इन, तो यहीं कहीं होगा, ऑल स्टोर्ड एट 20 सेल्सियस टू सर्वाइव फॉर सेंचुरीज। अब जगह का नाम नहीं है, हमें दोबारा रीड करना है। विद इन इट्स अंडरग्राउंड वॉल्स, और ये उसके बाद लिख दिया कि कितने सीड्स हैं, कॉमा लगा के, ऑल स्टोर्ड एट 20 सेल्सियस। तो आंसर क्या लगेगा, इन दी विद इन इट्स अंडरग्राउंड वॉल्स। तो आई वुड गो विद अंडरग्राउंड वॉल्स, क्योंकि जगह का नाम तो यही है। किस में रखते थे और कितने टेम्परेचर पे, यहाँ पे किस पे रखते थे, स्टोर्ड इन दी अंडरग्राउंड वॉल्स एंड एट अ लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की जगह इन्होंने -20 सेल्सियस दे दिया। सो अब इसके बाद एक और पैसेज करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। दैट्स अ न्यू फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस पैसेज में हमारे पास हैं 7 to 13 क्वेश्चंस, ठीक है। और पैसेज में जो ये है हमारे पास रीडिंग के लिए बहुत छोटा है, इट मीन्स सब नज़दीक मिलेंगे, आई थिंक सो। सो जस्ट रीड, नो मोर देन 3 वर्ड्स हैं उनकी जो लिमिट है, ओके। अ प्रपोजल ऑफ रेगुलेटिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एक प्रपोजल है रेगुलेट करने के लिए किसको, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को। द FTO वुड डिटर्मिन, कहते हैं FTO डिटर्मिन करेगा, डिटर्मिन द डैश फॉर द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस टू फॉलो। FTO कोई चीज़ को डिटर्मिन करेगा, मतलब या तो पता, एक तो डिटर्मिन होता पता लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पे दूसरी सेंस निकल रही है, वो किसी चीज़ को डिटर्मिन करेगा फॉर कंपनीज और कॉरपोरेशंस टू फॉलो। मीन्स कोई चीज़ दे देंगे उनको, कोई बता देंगे कि ये आपके लिए फिक्स कर दिया, आपको इसको फॉलो करना है। In this way, a multinational corporation would have to prove that all aspects of the way it produced its goods and systems for their dash to customers were in line with FTO requirements. So देखते हैं, पहले 7th ही देखते हैं क्योंकि 8th बहुत लंबा जा रहा है, so I will go with the only 7th. If our purpose is to regulate international trade, then it surely makes sense to address the behavior not of nation states but of the multinational corporations operating between them. So a second function of FTO could be to set the standards to which these corporations must conform. तो वो क्या कर रहे हैं, the FTO would determine the standards for the multinational corporations to follow. मैंने सिर्फ बोल के देखा कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि वो फंक्शन बता रहे हैं कि वो कुड बी सेट, वो क्या कर सकता है, कुछ सेट कर सकता है। यहाँ पे डिटर्मिन का मतलब भी वही आ रहा था कि कुछ फिक्स करेंगे जिसको कंपनीज को फॉलो करना होगा।
आगे लिखा है टू विच, जिसको दोज कॉरपोरेशंस, वो कंपनीज क्या करेंगी, मस्ट कॉन्फर्म, उनकी अलाइनमेंट में चलेंगी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगी, और फॉलो का मतलब ही अकॉर्डेंस आता है। तो डिटर्मिन द स्टैंडर्ड्स, द वहाँ पे भी लिखा है तो आप आंसर सिर्फ स्टैंडर्ड्स लिखोगे। कहता है इस तरीके से, आगे क्वेश्चन स्टेट में है कि इस तरीके से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो प्रूव करेंगी कि उनके जो सारे एस्पेक्ट हैं ऑफ द वे इट प्रोड्यूस, जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, एंड द सिस्टम्स फॉर देयर डैश, और कोई सिस्टम है किसके लिए, सिस्टम्स फॉर देयर डैश टू कंज्यूमर, कंज्यूमर की तरफ, मतलब कंज्यूमर के लिए या कंज्यूमर को देते हैं या करते हैं कुछ भी, वर इन लाइन विद FTO रिक्वायरमेंट्स, उनकी प्रोडक्शन के साथ साथ, एंड सिस्टम फॉर देयर डैश, एक तो प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन के बाद या तो सिस्टम फॉर देयर पैकेजिंग होगा या सिस्टम फॉर देयर समथिंग एल्स, किसी चीज़ का सिस्टम होगा। एंड वो कहाँ है, अ कॉरपोरेशन, यहाँ पे छोड़ा था हमने, अ कॉरपोरेशन वुड नॉट बी परमिटेड टू ट्रेड बिटवीन नेशंस अनलेस इट कुड डेमोन्स्ट्रेट दैट एट एवरी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आ गया लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस्ड इट्स गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे था एंड सिस्टम फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों चीज़ें एंड के साथ हैं, हमें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इट्स गुड्स एंड सिस्टम फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर्स, सॉरी कस्टमर्स, इट्स ओन ऑपरेशंस एंड द सप्लाईज आर नेसेसरी स्टैंडर्ड्स, ओन ऑपरेशंस एंड दोज ऑफ इट्स सप्लायर्स मेट द नेसेसरी स्टैंडर्ड्स, ये आगे नहीं है, तो ये इन्होंने लिखा है गुड्स की प्रोडक्शन, वहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सिस्टम फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके आगे भी कॉमा डाल के पैसेज में कुछ लिखा है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि वो सारा कुछ स्टैंडर्ड के साथ है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होना जायज़ है, बिकॉज यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है और सिस्टम है किसी चीज़ का अपने कस्टमर्स के लिए, वो अलाइनमेंट में है रिक्वायरमेंट्स के साथ, मतलब वो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे जो पैराग्राफ है वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मैन्युफैक्चरिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा लिखा है तो हम छोड़ सकते हैं उसको गलती से, इट्स ओन ऑपरेशंस, हो सकता है हम ओन ऑपरेशन सोच ले, एंड के बाद लिखा है दोज ऑफ इट्स सप्लायर्स, हो सकता है हम सप्लायर्स सोच लें या सप्लाई सोच लें, है ना, ऑफ देयर सप्लाई टू कस्टमर्स, तो ये भी हम गलती कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद एंड है यहाँ पे पैराग्राफ में, और नीचे प्रोडक्शन के बाद प्रोड्यूस्ड इट्स गुड्स के बाद एंड के साथ जो बात है उसमें हमें कोई सेटिंग देखनी है, वहाँ पे हमें फिल करना है। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के सेंटेंस को थोड़ा लंबा कर दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो सिस्टम्स फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर्स, ठीक है। और उसके साथ ही जो यहाँ पैराग्राफ में कॉमा के बाद कुछ है वो हो सकता है नेक्स्ट ब्लैंक में हो। सो हम पहले 9th ब्लैंक देखते हैं। सिमिलरली इट वुड नीड टू सेटिस्फाई द FTO दैट द प्रोसेस एम्प्लॉयड बाय, कहता जो प्रोसेस कौन यूज कर रहे हैं, यूज्ड बाय एनी डैश दैट इट यूज्ड वर ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कहता जो उनके कोई बंदे या कोई भी प्रोसेस को यूज कर रहे हैं दैट इट यूज्ड वर ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कि वो भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आएगा कॉमा के बाद इट्स ओन ऑपरेशंस एंड दोज ऑफ इट्स सप्लायर्स, यहाँ पे सेटिस्फाई द FTO दैट द प्रोसेसेस एम्प्लॉयड बाय एनी सप्लायर्स दैट इट यूज्ड मतलब जो इन्होंने हायर वगैरह कर रखे हैं, दैट इट यूज्ड वर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आगे एन इलस्ट्रेशन, एज एन इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ कहीं एग्जाम्पल वाली बात होगी। इन ऑर्डर टू सोर्स कोकोआ फ्रॉम अफ्रीका, कहते कोकोआ को अफ्रीका से लेने के लिए अ कॉरपोरेशन वुड हैव टू इंश्योर दैट नो इलीगल डैश वर बीइंग यूज्ड बाय द डैश ड्यूरिंग कल्टीवेशन, कहता अगर कोई कंपनी अफ्रीका से कोकोआ मंगवाती है तो उसको श्योरिटी देनी होगी कि कोई भी इलीगल डैश वर बीइंग यूज्ड, कि कुछ इलीगल यूज नहीं हुआ। इलीगल क्या, या तो मेथड या तो कोई केमिकल या कुछ यूज्ड बाय द डैश, किसके द्वारा कोई इलीगल चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करी गई है। तो किसके द्वारा कोई इलीगल चीज़ नहीं यूज़ करी गई है कल्टीवेशन के दौरान। तो लेट्स गो टू द पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, अ
फूड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन बेस्ड इन यूरोप विश्ड टू इम्पोर्ट कोकोआ फ्रॉम एन अफ्रीकन कंट्री। ये हो गया स्टार्टिंग। इट वुड नीड टू डेमोन्स्ट्रेट, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा दैट दी प्लांटेशन ओनर्स इट बॉट, कहता जो प्लांटेशन ओनर्स इन्होंने खरीदे हैं, इट बॉट फ्रॉम वर नॉट यूजिंग बैंड पेस्टिसाइड्स, वहाँ पे लिखा है इलीगल डैश वर बीइंग यूज्ड, कहता है इलीगल कोई चीज़ यूज़ नहीं करी, वहाँ पे लिखा है बैंड पेस्टिसाइड्स, तो 10th में आएगा एंश्योर दैट नो इलीगल पेस्टिसाइड्स वर बीइंग यूज्ड बाय द डैश, किसके द्वारा नहीं यूज़ किए गए, एक्सपेंडिंग इनटू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फेलिंग, ये वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इन्होंने क्वेश्चन पैराग्राफ को दोबारा रीड करती हूँ, डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्लांटेशन ओनर्स इट बॉट, ये है वहाँ पे हमारे पास नाउन एक सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे बाय के साथ उन्होंने कर दिया सेंटेंस को पैसिव कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो इलीगल पेस्टिसाइड्स वर बीइंग यूज्ड बाय द प्लांटेशन ओनर्स ड्यूरिंग कल्टीवेशन एंड दैट दे हैड नॉट टेकन ओवर लैंड फ्रॉम, और उन्होंने किससे लैंड नहीं लिया, बैंड पेस्टिसाइड्स एक्सपेंडिंग इनटू प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट्स और फेलिंग टू कंफर्म टू व्हाटएवर अदर स्टैंडर्ड्स द एफटीओ सेट, कहता कौन सा लैंड उन्होंने नहीं लिया, कौन सा लैंड टेक ओवर नहीं किया, तो यहाँ पे किस लैंड की बात है, लेटर सी अगेन इन द पैराग्राफ, एक्सपेंडिंग इनटू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और यहाँ पे नॉट टेकन ओवर लैंड फ्रॉम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, तो यहाँ से लैंड नहीं लेते वो, ये चीज़ें इंश्योर करनी है। अब स्टेटमेंट क्या थी कि अगर किसी कंपनी को मंगवाना है कोकोआ अफ्रीका से, तो उनको ये देखना होगा कि वहाँ के जो ओनर्स हैं, प्लांटेशन ओनर्स हैं, वो कहीं बैंड पेस्टिसाइड तो नहीं यूज़ कर रहे, और कहीं उन्होंने जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाला लैंड है वो तो नहीं टेक ओवर कर लिया। ओके 13, it would not be sufficient for multinational corporations to say that these points had been checked, कहते हैं उनको सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं होगा कि हमने ये पॉइंट चेक कर लिए हैं, their conduct would have to be inspected, कहते हैं उनका जो कॉन्डक्ट है, उनका जो बिहेवियर है वो इंस्पेक्ट किया जा सकता है बाय डैश, किसी के द्वारा अपॉइंटेड बाय द एफटीओ, जिसको एफटीओ अपॉइंट करेगा। अब यहाँ पे कोई पर्सन होगा, किसी की पोजीशन की बात कर रहे होंगे कि कौन सा बंदा उनको इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा। द कंपनीज परफॉर्मेंस वुड बी असेस्ड, असेस्ड मतलब चेक्ड, यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्टेड, यहाँ पे लिखा है असेस्ड, एट इट्स ओन एक्सपेंस, अपने खर्चे पे, बाय मॉनिटर्स, बाय मॉनिटर्स, यहाँ पे है बाय डैश, accredited to the organization, यहाँ पे लिखा है appointed by the FTO, so answer is monitors, by monitors appointed by the FTO। सो बेसिकली मैं सिर्फ एक तरीका यूज़ करती हूँ, क्वेश्चन को रीड करती हूँ, उसको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करके देखती हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ आ सकती है, वहाँ पे वर्ब है, एडवर्ब है या नाउन है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि बाय किसी इंसान के द्वारा होगा, ठीक है, और जो हमारा 11th था उसमें भी हमें पता चल रहा था बाय है, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किसी से, तो हमने प्रपोजिशन के सिर पे यही चेक करना था कि क्या आंसर वो हो सकता है, और फिर उसके अराउंड हमने लोकेशन ढूंढ के उसको वेरीफाई करना होता है ग्रामेटिकली। सो दैट्स हाउ यू जस्ट कंप्लीट योर समरी कंप्लीशन। आई एम डैम श्योर इसके बाद आपकी समरी कंप्लीशन की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, प्लीज़ email me, that is in the description below. Thank you so much.